नमस्कार, आप देख रहे हैं द बतकही। मैं हूं अनुज तिवारी आपके साथ। आज के खास पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं सुल्तानपुर की लभुआ सीट से पूर्व विधायक देवमणि द्विवेदी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर, लभुआ के एक छोटे से गांव में आपका जन्म होता है, फिर आप पढ़ाई लिखाई वहीं से शुरुआत करते हैं, फिर उच्च शिक्षा के लिए आप इलाहाबाद जाते हैं, प्रयागराज। वहाँ से आप तैयारी करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। तो उस पर सर थोड़ा सा आप अपना जीवन बताइए, कहाँ से शुरुआत होती है, देखिए प्रारंभिक शिक्षा कहाँ होती है। अनुज जी, धन्यवाद आपका। जी और आपके चैनल द बतकही पर मैं पहली बार हूँ और आपका चैनल भी नया है, एनर्जेटिक है। जी सर। मेरा जन्म एकदम इंटीरियर गांव में हुआ जी और उस समय लम्हुआ तहसील नहीं थी, लभुआ ब्लॉक था। जी तो प्रतापगढ़ के बॉर्डर का एकदम इंटीरियर, जो कि सुल्तानपुर जो जिले का मुख्यालय है, वहां से 35 किलोमीटर दूर है। जी लेकिन पिताजी हमारे, मेरा जब जन्म हुआ तो प्राइमरी के हेडमास्टर थे उस समय। हमारे चाचा जी भी प्राइमरी के हेडमास्टर थे, एक चाचा खेती करते थे। शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ था। तो परिवार इंटीरियर में होने के बावजूद भी शिक्षा जगत से जुड़ा था और विद्यालय जो प्राइमरी का था वो हमारे घर से 300 मीटर की दूरी पर है, प्राइमरी पाठशाला गराई जिसको कहते हैं। वहां से प्राइमरी की पढ़ाई की मैंने कक्षा 4 तक। उसके बाद शिवगढ़ है हमारे यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर, कक्षा 5 में वहां पढ़ाई करने गया। फिर मेरे ही गांव में जवाहरलाल स्मारक हाई स्कूल था, वहां से मैंने पढ़ाई लिखाई की। इंटर में लभुआ के पास एक चौकिया इंटर कॉलेज है, वहां पर आया। तो प्राइमरी में भी मैं क्लास में लगभग हमेशा नंबर 1 ऐसे ही रहता था। जी और हाई स्कूल में मैं विद्यालय में टॉपर था। जी मैं आर्ट साइड का विद्यार्थी था। जी 6 से ही कोई स्कॉलरशिप मिलती थी उस समय, 10 रुपए 12 रुपए की। जी तो कक्षा 5 की परीक्षा के आधार पर मिलती थी, वह मिलना शुरू हो गई। फिर 8th कक्षा 8 पास करने के बाद फिर एक स्कॉलरशिप, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल की या स्टेट लेवल की स्कॉलरशिप थी, कोई 25-30 रुपए मिलती थी। फिर हाई स्कूल में नेशनल स्कॉलरशिप मिली हमको। तो नेशनल स्कॉलरशिप, उसका क्या क्राइटेरिया था मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक उसका फॉर्म जो है वो क्रॉस लिस्ट या जो मार्कशीट है उसके साथ ही आया, तो उसको फिलअप किया। तो विद्यालय का टॉपर था, अच्छे अंक, कोई 71+% था। और 79 में मैंने हाई स्कूल किया, तो उस समय के हिसाब से काफी अच्छा था। और हाई स्कूल में जब मैं 71% पाया, तो हमारे यहाँ एक दुर्गापुर बाजार है जो अमेठी और सुल्तानपुर के बॉर्डर पर है, सुल्तानपुर में। तो संजय गांधी जी वहां पर आए थे, तो उन्होंने सम्मानित करने के लिए भी बुलाया। और उसके बाद फिर लॉजिक पढ़ने के लिए पब्लिक इंटर कॉलेज चौकिया आया, और वहां के श्री अमर बहादुर सिंह जी थे और एक लॉजिक टीचर थे जीपी सिंह जी। ये दोनों लोग बहुत अच्छा पढ़ाते थे और मैं लॉजिक पढ़ना चाहता, तर्कशास्त्र जिसको कहते हैं, तो इसलिए चौकिया गया। वहां से भी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पास किया और इंटरमीडिएट भी अच्छे अंक से फर्स्ट क्लास पास किया। उसके बाद सर फिर इलाहाबाद में चला गया, वहां पर डायमंड जुबली हॉस्टल में था। जी और संस्कृत लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और फिलॉसफी के साथ अच्छे मार्क्स के साथ फिर जो है ग्रेजुएशन किया। फिर संस्कृत में मैंने एमए किया। जी और हाँ, अच्छा, मतलब और जीआरएफ भी मैं उसी साल इंट्रोड्यूस हुआ था, जूनियर रिसर्च फेलो, जिसको भी नेट और जीआरएफ, उस समय नेट और जीआरएफ एक ही हुआ करता था। तो जीआरएफ मिला। तो एक चीज तो ये था कि कक्षा 6 से लगातार कोई न कोई स्कॉलरशिप, या हमको लगता है मोटा मोटी की अपने समय की और जिस लेवल पर जो हाईएस्ट स्कॉलरशिप थी वो मिलती रहे। और वहां पर भी एक अच्छा हॉस्टल है, डायमंड जुबली हॉस्टल, मैं वहीं का इनमेट रहा। और फिर इस तरह से 86 से लगातार जीआरएफ एसआरएफ वहां पर अध्ययन अध्यापन का, पठन पाठन का मौका लगा। और 87, 88, 89 और फिर 92 ये 4 बार उससे
यूपीएससी का 3 बार इंटरव्यू, यूपीपीएससी का 3 बार, जी जी ये 5 बार इंटरव्यू हुआ। फाइनली सब में सिलेक्शन हुआ। जी और फिर 88 बैच से मैं डीएसपी था जी सर। और 90 में ज्वाइनिंग हुई, एज पुलिस ऑफिसर ज्वाइन किया, 3 साल सर्विस किया। जी फिर इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में हुआ। जी इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में होने के पहले इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में हुआ था। फिर ये अपग्रेड करके इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में हुआ 92 बैच में, तो फिर मैं ज्वाइन कर लिया। ये तो है। सर देवमणि जी बचपन में अधिकारी बनने का सपना देखे थे या जो है नेता बनने का सपना देखे थे? स्वप्न तो तीनों था, दो ही नहीं, तीनों ही था। जी तीसरा यह क्या भी था? था कि पहले शुरू में तो था कि प्रोफेसर बनना है, जी और मतलब कि चूंकि घर में टीचर थे तो ये होता था, पिताजी चाचा टीचर थे, तो कि टीचर में जो हाईएस्ट होते हो वह टीचर बनना जी है, यह कॉन्सेप्ट था। फिर उसके बाद जैसे इलाहाबाद में हुआ तो एक रेलवे का IRTS ऑफिसर जिसमें मैं था, जी उसी के अधिकारी आए थे। उनका सैलून देखा मैंने, इंस्पेक्शन कार, जी कि एकदम चेरी कलर का एकदम सैलून, और बाहर एक उसका जो हैंडल था उसको हर 10 मिनट पर एक कर्मचारी कोई उसको साफ कर रहा था। वहां से रुचि बढ़ी। तो वहां से ये हुआ कि ये कौन सी नौकरी करने पर ये जो है इतना बड़ा 75 लोगों को बैठने का सैलून किसी अधिकारी को मिलता है, जी और सब। तो ये हुआ कि नहीं, तो IRTS ऑफिसर, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस जो क्लास 1 ऑफिसर होते हैं, जी तो वहां से भी कुछ जागृत हुआ। जी और पॉलिटिक्स का तो ये था कि वो जो 79 में जो मेरी संजय गांधी जी से मुलाकात हुई, वहां से आपको पॉलिटिक्स तो वहाँ पर पॉलिटिक्स का, और रुचि जैसे बढ़ी। हाँ, जी ये उसके पहले जो नसबंदी कार्यक्रम चल रहा था, जी तो संजय गांधी का बच्चे 2 वृक्ष हजार, जी और इमरजेंसी के समय में हो रही थी, तो इमरजेंसी तो कम समझ में आ रही थी, किस तरह लोग सताए जा रहे थे, लेकिन एक बड़ा बचपन के अनुकूल ये लग रहा था कि जैसे हम लोग कक्षा 8-9 में पढ़े थे कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती जा रही है, इसको कंट्रोल करना चाहिए, पर्यावरण कुछ। जी तो वो जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम में मुख्य करके जो बच्चे 2 वृक्ष हजार का नारा था संजय गांधी का, ये अच्छा लगता था। उनसे मुलाकात हो गई जी तो और अच्छा लगा। तो बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने पकड़ करके नसबंदी वगैरह भी कराने में पुलिस की, मतलब इन लोगों को मदद की थी। हमको लगता था कि अच्छा है। जी कुल तो मिला एक के पॉलिटिकल जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, हाँ, आपको लगता है? जनसंख्या नियंत्रण का, पर्यावरण का, जी और फिर वहां से एक राजनीतिक रुझान भी हुआ कि नहीं, राजनीति में भी जाना चाहिए कि जिससे देश की दशा दिशा सुधरती है। तो ये 3 चीजें थी सर, तीनों सपने थे हाँ। और तीनों लगभग में तीनों- देवमणि जी खरे उतरे सपना। तीनों में क्रमिक रूप से मतलब हो ही गया। जी तो अच्छा, और सर नौकरी पाने के बाद जी हाँ, जी कुछ पूछो। राजनीति में एंट्री कैसे हुई, किससे मुलाकात हुई, इसके बाद आप 2016 में पार्टी ज्वाइन किए? देखिए, एक था कि जब मैं JRF SRF हो गया, जी जूनियर से फिर हो गया, और ये हुआ कि नौकरी भी अब लग ही जाएगी, नहीं यूनिवर्सिटी में होगा, नहीं ISPCS होगा, तो डिग्री कॉलेज में हो जाएगा। हो जाएगा। ये इस तरह से एक हो गया। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि उसी समय डिसाइड किया कि 50 की एज में मैं 50 के लगभग मैं अगर नौकरी करता रहा जी अदर देन लेक्चरशिप, या जी। मतलब कि अध्यापन कार्य से अलग कोई काम करूंगा, तो 50 साल में नौकरी छोड़ दूंगा। बिल्कुल और अध्यापन कार्य में रहूंगा तो जैसे मुरली मनोहर जोशी साहब थे, जी तो इन सब का था कि ऐसे ही मैं भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा, प्रोफेसरशिप या टीचरशिप करते हुए। जी राजनीति चूंकि के माध्यम सर- से समाज सेवा करने के हाँ, लिए। चूंकि सरकारी नौकरी में जी मैं चला गया, तो इसलिए वहां से तो बिना BRS लिए वो था नहीं। जी तो 50 साल की अवस्था में एक तो ये था कि तीसरापन आ जाएगा, जी और दूसरे बेटियां हैं दोनों 50 वर्ष की अवस्था तक। जिस दिन मेरी 50 साल की उम्र, दूसरी बेटी का विवाह तय हो गया मेरे। जी तब फिर जब संपन्न हो गया, तो मुझको ये लगा कि ईश्वर ने मुझे मेरे ही संकल्प की याद दिलाई है। जी तो मैंने BRS पुटअप कर दिया। उसमें BRS सैंक्शन वगैरह होने में 10 साल 1.5 साल लग गया। जी तो ऐसे था। और रेलवे में भी मैं ऑफिसर एसोसिएशन में कभी डिप्टी सेक्रेटरी, कभी सेक्रेटरी, कभी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट,
लगातार पदों पर रहा। सर भाजपा में आप एंट्री किए 2016, तो जी। भाजपा के सबसे पहला नेता कौन था जिससे मुलाकात हुई, प्रभावित हुए? और भी पार्टियां थीं, तो आपने सबसे पहले 2016 में आपने भाजपा ज्वाइन की? जी, भाजपा में एक चीज मैंने देखा कि मैं जब ये हुआ पॉलिटिक्स में एंटर करना है, जी तो मैंने देखा कि जो पार्टियां हैं, जी मेरे अनुरूप मैं जिस तरह का सोचता हूं कि इस पार्टी का एक्टिविटीज इस तरह से होनी चाहिए या राष्ट्र की वृद्धि इस तरह कैसे होनी चाहिए, जी तो मेरे जो सपनों का भारत था, मेरे सपनों का जो देश था, मैंने देखा कि अगर उस पर 100% कोई पार्टी नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके क्लोज कौन है, जी डिग्री का मैच किसके साथ ज्यादा है। जी तो ये देखा मैंने कि भाजपा के साथ मैक्सिमम डिग्री तक वो मैच कर रहा था। जी तो पार्टी इस तरह से मैंने भाजपा डिसाइड की। जी और एक राम प्यारे जी थे जी भाजपा के, वह कभी आया जाया करते थे। जी तो और चूंकि मैं उस समय दिल्ली में ही था, फिर और तमाम लोगों से भी मुलाकात हुई। जी माननीय अमित शाह जी से भी जब बीआरएस हुआ तो मैं बीआरएस की एक कॉपी लेकर के मैं उनसे गया, मिला के साहब की ये मैंने बीआरएस लिया है जी और मैं भाजपा ज्वाइन करके पॉलिटिक्स करना चाहता हूं सुल्तानपुर से, आपका आशीर्वाद चाहिए। जी। तो सबसे पहली मुलाकात अमित शाह जी से थी? अमित शाह जी से पहले राम प्यारे जी से, मैंने बताया कि जी संघ में थे, उनके यहाँ उठना बैठना था, जी तो उन्होंने हमको प्रेरित किया कि आप जैसे लोगों की जरूरत है। तो फिर उसके बाद फिर संघ में तमाम लोगों से मिलना जुलना आना जाना, चूंकि दिल्ली में मैं था एज डायरेक्टर विजिलेंस, 2003 में मैं गया था। और फिर 16 में केशव सर प्रसाद आप मौर्य जी से मुलाकात हुई, और फिर जो भी जी नेता आते जाते थे उनसे मुलाकात होती रहती थी। पार्टी में लोग बहुत सालों से संघर्ष करते रहते हैं, टिकट नहीं मिल पाता है। देवमणि जी में क्या ऐसा था कि 16 में ज्वाइन किए, 17 में टिकट मिला, जीते भी? नहीं, दो तीन चीजें होती हैं। एक तो पहले से सेटअप था मामला कि टिकट मिलेगा तो ज्वाइनिंग होनी है? देखिए, मैंने तो जिनसे मुलाकात हुई यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, हमको केशव प्रसाद मौर्य जी ने ज्वाइनिंग कराई जी फॉर्मल, और अभी 9 साल हुए हमको, 28-27 अगस्त को जी ज्वाइन की हुई। जी टिकट का एक तो ये होता है कि तमाम सामाजिक समीकरण देखे जाते हैं, जी फिर किसका सोशल वर्क है वहाँ पर किसी क्षेत्र में, जी और इन सब को देख करके और ये लगता है कि पार्टी ने इसलिए भी हमारे ऊपर मतलब कि वो क्या क्या कहेंगे, मतलब कि कृपा किया या जी दृष्टि किया जी कि मैं एज जनरल मैनेजर रेलवे से, जी रेल भूमि विकास प्राधिकरण से मैं छोड़ करके आया था, और 9 साल की नौकरी छोड़ करके आया था। तो इन सब का भी कुछ महत्व जरूर रहा होगा कि भाई अगर कोई 9 साल की नौकरी जनरल मैनेजर की, जी बड़ा पद छोड़ के, बड़ा पद छोड़ करके अगर कोई आ रहा है तो कुछ करने के लिए, या उनकी कुछ मतलब एनर्जी है, इच्छा है, तमन्ना है और जन सेवा की भावना है। नहीं तो यहाँ पर 3 महीने 6 महीने एक्सटेंशन के लिए लोग लगे रहते हैं। 60 साल के रिटायरमेंट के बाद भी 50-51 की उम्र में क्यों कोई आएगा। 2017 में विधानसभा प्रत्याशी बनने के बाद जी। शादा और कोयरा के बीच में आपके ऊपर कुछ हमला हुआ था, ऐसा? कुथरा कोथरा के बीच में क्या था मामला? कुछ आपने जानने की रुचि ली थी? कौन थे लोग? क्योंकि जनता जानना चाहती है, आपके शुभचिंतक जानना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है जी कि पहली बात तो वह लोग रहे होंगे जी जो कि जिनको कि हमारे वहां जाने से डर रहा होगा। जी हुआ क्या कि जब मैं बीआरएस लेकर के गया तो मैं लभुआ से, जी वहां पर एक हमारे यहाँ तीर्थ है जनवारी नाथ धाम, जी 1.5 किलोमीटर पड़ता, मैं पैदल गया जी और लभुआ में ही स्टेशन पर उतरा तो वहां पर कोई 15,000 की भीड़ जो थी जी हमको रिसीव करने के लिए पहुंची। जी तो उससे शायद लोगों के दिल में दहशत हो गई, जो लोग पॉलिटिकल एम्बिशन लिए हुए थे कि भाई जिसके सिर्फ आने मात्र पर, चूंकि लभुआ स्टेशन पर मैंने बहुत काम करवाया था, जी ट्रेन का स्टॉपेज कराया था, उसका अपग्रेडेशन करवाया था, रिजर्वेशन ऑफिस जो है आरपीएफ जीआरपी की, जी और ये सब कराया था। वहाँ पर एक गेट नहीं था, जी तो रेगुलर गेट नहीं था, तो गेट रेगुलराइज करवाया वहाँ पर,
मैन पावर वहां पर बैठवाया, लगवाया। तो वही सब लोग रहे होंगे। अच्छा, चूंकि सब परिचित ही थे, मैंने जाकर के FIR तो लिखाया, लेकिन मैंने देखा कि सब वही 2-4 अर्चित परिचित जो है आके बहके लोग। तो अच्छा, वही लोग सोच रहे थे कि ये अधिकारी हैं, पॉलिटिकल झंझावात कभी नहीं झेले हैं, तो छोड़ छाड़ करके भाग जाएंगे। जी। और मैंने दबाने का प्रयास था। हाँ, एक तरह से दबाने का कि छोड़ो। जी। उसके पहले एक घटना हुई भी थी वहां पर, जी। कुछ इस तरह से कि प्रत्याशियों को दबाव में ले आकर के भगाने का। जी। तो लोग इस तरह से ट्राई करते हैं, प्रेशर टेक्निक तो चलती ही रहती है। लेकिन हम तो घाट घाट का पानी पी करके राम घाट पर आए थे। जी। हाँ, अब 52 गियर लगा कर तब गेरुआ धारण किए थे। जी। जीवन के बहुत सारे पल, डायरेक्टर बिजनेस थे हम 6 साल के, तो वह लोग हल्के में लिए, उनको पता नहीं था हमारी गहराई बड़े ऊंचाई क्या? किसी चीज के पता। हाँ, जी। तो जो जान लेगा जी। वही मान लेगा, वही मान देगा, वही जान देगा। जी। तो लोग फिर, जो लोग विरोध कर रहे थे, वो खुद ही आकर के जी। अपना कि साहब गलती हो गई, हम लोग बहुत हल्के में ले लिए, तो मुकदमा वगैरह जैसा खत्म आपने करा दिए। हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम परसों नहीं करेंगे, जी। हम बाद में उसको देख देवमणि जी लेंगे। माफ कर दी। हाँ हाँ, माफ कर दिया हमने कहा। जी 22 का चुनाव आया, आपने बताया कि मैंने बहुत काम किया, लोग भी कहते हैं कि काम हुआ है, लेकिन हाँ। टिकट नहीं मिलता है। क्या देवमणि जी ब्राह्मण थे इसलिए टिकट नहीं मिलता है? ऐसा भी लोग, आपके शुभचिंतक कहते हैं कि सरकार ब्राह्मण विरोधी है, टिकट नहीं दी देवमणि जी को। देखिए, एक मैंने आपको बताया कि सोशल इक्वेशन तो होता ही है, इसके अलावा भी टिकट निर्धारण में कई बातें होती हैं। जी। पंडित नेहरू से 64 में जब वह एकदम अपने मृत्युशैया पर पड़े हुए थे, एक ब्रिटिश पत्रकार ने पूछा कि आपके जीवन की सबसे संकटपूर्ण घड़ी क्या थी। तो वह समझ रहा था कि सन 62 से चीन से हार को सबसे संकट वाली घड़ी बताएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा संकट होता था टिकटों का निर्धारण करना। तो मतलब अगर टिकट का निर्धारण करना चाइना वार से ज़्यादा कठिन काम है, तो आप समझ सकते हैं। तो कई बार पार्टी में भी, चूंकि फाइनली पार्टी का मतलब आदमी ही तो हमारी आपकी तरह डिसाइड करते हैं ना, तो ह्यूमन एरर भी हो जाती है, ह्यूमन एरर भी होती है, और मैं समझता हूं कि उसमें ह्यूमन एरर हुआ था। लेकिन पार्टी के आदेश को मैंने सिर माथे रखा, और जब मैं पार्टी के कर्ता धर्ता लोगों से मिला, नेतृत्व से मिला, तो उनका यह था कि आप अच्छा काम किए थे, लेकिन कुछ कई बार ऐसे हो जाता है। अच्छा, उसी समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी पार्टी छोड़ करके भागे थे, बहुत सारे विधायक वगैरह थे, तो उसमें और अलायंस के साथ भी तालमेल करना पड़ा था। तो जब अलायंस के साथ तालमेल होता है, तो इस तरह से टिकट में उठा पटक हो जाती है। भाजपा पे बड़ा आरोप लगता है ब्राह्मण को लेकर कि ये एक दो जाति को टारगेट कर रही है, यादव और ब्राह्मण। इसमें गोरखपुर का भी एक प्रकरण आता है, मूर्ति वाला हरिशंकर जी का, और तमाम ऐसे प्रकरण आते हैं। विकास दुबे की चर्चा हो जाती है, अपराधियों को भी जोड़ा जाता है कि सिर्फ जो ब्राह्मण अपराधी हैं उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है। तो आप ब्राह्मण भी हैं, नेता भी हैं बीजेपी के, तो क्या आप कहेंगे? देखिए, एक तो यह है कि अगर कोई अपराधी है, तो मैंने लिखा है उस पर कि बात ये सीधी सादी है, जनता इस पर राजी है। अपराधी की जात न कोई, अपराधी अपराधी है। तो एक तो अपराधी की तरह ट्रीट हो। गोरखपुर का लेकिन बड़ा चर्चा होता है हरिशंकर जी की। हाँ, वो हरिशंकर जी का एक बहुत पुराना मामला है, आज नहीं है। मैं गोरखपुर रेंज में ही मैं पुलिस ऑफिसर भी था, सिद्धार्थनगर में CO बांसी था मैं 91 में। उस समय भी वहाँ पर थोड़ा सा जातीय रंग रहता था पॉलिटिक्स में, और सोसाइटी मतलब कि उसमें समाज में भी। तो ये चलता रहेगा, और चलता कुछ न कुछ चलता रहता है। लेकिन पार्टी जो है भाजपा, वह किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है। तो इसमें अगर इस तरह से कोई कभी विसंगति दिखती है या विसंगति हो जाती है,
तो उसको संतुलन करने वाली बहुत सारी शक्तियां हैं। भाई तो इसमें क्योंकि फाइनल चूंकि पार्टी का जो सूत्र है वह सनातन का है, सुशासन का है, विधि का, विधान का और संविधान का, इस पर दर्शन हावी है पार्टी पर। तो उसका सबका मूल यही, सबका साथ, विकास, विश्वास और प्रयास। तो फिलॉसफी वही है। उससे जब भी कोई किसी भी कारण से डेविएशन होता है तो फिर से उसको सेंटर में ही लाने का काम करती है पार्टी। अब चूंकि एक पार्टी नहीं है, और जैसे संघ का, आरएसएस का भी पार्टी को आशीर्वाद रहता है, तो संघ से भी इनको अगर इस तरह का कोई ऊंच नीच या 19-20 होता है तो वहां से भी दिशा निर्देश और आशीर्वाद दोनों प्राप्त होता रहता है। तो इसलिए अगर कोई चीज कभी दिखती है तो संघ के शताब्दी वर्ष पूरे हुए हैं। हाँ। और संघ भाजपा की विचारधारा में बहुत फर्क है। संघ हिंदूवादी राष्ट्र बनाने की बात करता है और भाजपा जो है कहती है सबका साथ सबका विकास। अब दरअसल सनातन राष्ट्र और सबका साथ विकास, विश्वास और उसके लिए प्रयास, ये दोनों एक ही चीजें हैं। मैंने वही बताया ना कि अगर जो हिंदू राष्ट्र की बात है तो अभी परम पूज्य मोहन भागवत जी ने कहा है, और पहले प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया ने भी कहा था, उसी बात को कहा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होना है। भारत हजारों वर्षों से हिंदू राष्ट्र ही है। दरअसल इसे हिंदू राष्ट्र के रूप में पोषित, पुष्ट, समृद्ध और वैभवशाली बनाना है। 22 में सर टिकट नहीं मिलता है आपको, तो विपक्षी लोग किसी ने संपर्क नहीं किया आपको और आपने रुचि नहीं दिखाई? नहीं, विपक्षी लोगों ने संपर्क किया था जी। और हम शायद यह पहली बार हम आपसे बात कर रहे हैं जी। लेकिन उनसे मैंने बताया कि भाई राजनीति मैंने कोई जी। सत्ता के लिए, पद के लिए नहीं किया है। जी। मेरे लिए पद और मद जी। महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए सेवा और मदद। मेरी पंक्ति है कि किसी के काम आ जाना ही कामयाबी है और किसी के काम न आना बड़ी खराबी है। एक तो यह है सूत्र है मेरा जिस पर मैं चलता हूँ, और दूसरा यह है कि टिकट कट जाए चाहे गर्दन कट जाए, हमें उसकी चिंता नहीं है। मुझे तो अपनी नाक कटने की चिंता है। जी। तो टिकट कटना या गर्दन कटना मेरे लिए छोटी बात है, मेरे लिए बड़ी बात है कि नाक न कटे, नाक बची रहे, स्वाभिमान। और 22 में जब बाहरी प्रत्याशी आते हैं आपके पार्टी के सीताराम जी, तो आपने उनका हाथ पकड़ के विधानसभा घुमाया? बिल्कुल साथी थे, आप लोग तो देखे ही होंगे। जी। लगता है कि देवमणि जी का ही प्रयास था चुनाव जीतने में। देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ा प्रयास तो पार्टी का है जी। क्योंकि पार्टी ने अच्छे काम किए थे 17 से 22, और पार्टी और सरकार भाजपा की जो काम कर सकती थी उसमें उसका अधिकतम मुझे खुद ही ये है कि मैं शायद जो है मंजिल से पार निकल गया था लभुआ में उपलब्धियों के बाद। 33 पुल छोटे बड़े मिले। लोग कहते हैं पुल ही पुल से पुलकित हुआ। 200 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण हुआ, जो 3.5 पौने 4 मीटर सड़कें थी, 7.5 मीटर 9 मीटर की बड़ी चर्चा होती है आपके द्वारा। अब हाँ, धोपाप का तो सुंदरीकरण हुआ ही। एक कमल सरोवर हमने बनवाया धोपाप के पास ही। फिर धोपाप पे एक पुल जो 20 साल पहले से स्वीकृत हो करके पड़ा हुआ था, लेकिन वह बन नहीं पाया था। कोई कहे कि यहाँ पर मिट्टी नहीं थाम रही है, तो कोई कहे कि ये जो है इसका पाया टेढ़ा हो गया है, पिलर टेढ़ा हो गया। तो हम तो रेलवे में बड़े बड़े ब्रिज देखे, हमने कहा नथिंग डूइंग, इसको पुल बनना है। तो गोमती पर ही कुल 5 पुल बने और पूरे इतिहास में कुल 3 पुल बने थे लभुआ में, और 5 पुल हमने 5 सालों में बनवाए।
और सरकार की मतलब कि मेरे प्रति यह मेहरबानी ही रही कि हालांकि मैंने कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ी थी, लेकिन पार्टी ने भी, सरकार ने भी लभुआ को बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और इसके साथ साथ 9 गांव इकट्ठे लभुआ में ग्राम सभा से नगर पंचायत बन गई, नगरीकरण हो गया, 3 नई पुलिस चौकियां खुली, एक नया थाना खुला और एक नया ब्लॉक बना। इसी तरह से तमाम नगर पंचायत की PHC बनी जी। नगर पंचायत की आपने चर्चा की। नगर पंचायत में भाजपा का प्रत्याशी चुनाव हार जाता है, निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीतता है, बाद में फिर वो भाजपा में आ जाता है। देखिए ऐसा 2 चीजें हैं जी। पहली बात तो जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वह जब से मैंने ज्वाइन किया था तब से भाजपा में ही थे जी। तो ऐसा क्या रहा? एक चीज है। दूसरी चीज ये है जी कि 100 चुनाव लड़ते हैं तो 100 के 100 में पार्टी चुनाव नहीं जीतती है और 100 के 100 में पार्टी चुनाव जीतने के लिए भी नहीं लड़ती है और सभी प्रत्याशी भी नहीं जीत। उसमें एक ही चीज होती है कि अगर पार्टी किसी कारण से नहीं जीतती है, कोई भी मजबूरी है, चाहे कैंडिडेट के लेवल पर, चाहे किसी और कारण से, चाहे कोई सामंजस्य की पार्टी में गड़बड़ी हो और चाहे कैंडिडेट कमजोर हो, तो इसके बावजूद भी विपक्ष नहीं जीता। वह ऐसा व्यक्ति जीता कि जो कि हमको नहीं लगता है कि हाँ वो पार्टी के विचार से पूरा का पूरा सामंजस्य, निर्दल होते हुए भी वो कमल दल ही थे जी। तो इसलिए कोई वहां पर विपक्ष की जीत नहीं हुई है जी। पार्टी की जीत हुई होती तो उससे अच्छा तो कोई नहीं। दैट इज दी बेस्ट, जैसे आपका चैनल आप कहते हैं जी। कि दी बत कही जी। तो दी बेस्ट था जी। लेकिन अगर पार्टी नहीं जीती तो सेकंड बेस्ट ये है कि इंडिपेंडेंट जीते और ऐसा इंडिपेंडेंट जीते जिसकी विचारधारा भाजपा से जुड़ी हो और जो भाजपा की विचारधारा में विश्वास रखता हो। किन्हीं कारणों से पार्टी में आपने कई पंक्तियां सुनाई, आपकी पंक्तियां बड़ी चर्चा में रहती है। एक पंक्ति आपने लिखी थी, राजनीति गंभीर विषय है, नादानों पर मत छोड़ दें। ये आपने लेख लिखा था या आपने अपने विपक्षी नेता के लिए ये लाइन लिखा था? नहीं, ये कविता दरअसल रोल हो रहा था। ये कविता तो दरअसल जी सन 84 से 2 पंक्तियां 4 पंक्तियां, अब तो बहुत बड़ी कविता हो गई है। और ये पार्टी और इस क्या कहते हैं किसी कैंडिडेट को देख करके नहीं, ये एक दर्शन के रूप में, जो साहित्य दर्शन के रूप में ही लिखा था मैंने। और मुझे इन पंक्तियों के लिए 2 बार पुरस्कार, एक बार अकबर इलाहाबादी अवार्ड मिला हमको प्रयागराज से। पंक्तियों को लेकर संतोष पांडे जी बड़े फायर रहते थे आपके ऊपर। अब जैसे मेरे जाने से कुछ लोग फायर हो गए थे, कोथरा की जो आप घटना बताए, तो उसी तरह से जैसे अगर आप ये कहिए कोई चुनाव वोट दे करके निकले, कहे कि उससे पूछे किसको दे के आए हैं और वह कह दे कि मैं तो भाई राष्ट्रवादी आदमी हूँ, तो इसका मतलब समझ जाता बिना कहे कि भाजपा को दे के आ रहे हैं। ठीक ना? उसी तरह से अगर कोई कहे कि फला पार्टी में जो है यार गजब गजब है, ये सब तो सयाने कभी होंगे ही नहीं, क्योंकि भैया ये सब लोग सयाने नहीं होंगे जब तक ये रहे हैं कि पार्टी नहीं उभरेगी। तो लोग अपने आप ही इससे मतलब राहुल का और कांग्रेस का मतलब निकाल लेते हैं। उसी तरह से हम राजनीति गंभीर विषय है, नादानों पर छोड़ न देना। अगर मान लीजिए कोई नादान टाइप का ही है राजनीति में, तो वो अपने आप ही उसको चोट लग जाती है, वो समझ जाते हैं, उनको लगता है कि वो हमारे लिए कहा गया। लेकिन मेरा ये है दार्शनिक पहलू यह है कविता का कि देश की दशा दिशा दृष्टि, देश की दृष्टि दशा दिशा और विकास, यह सब कुछ राजनीति से डिसाइड होता है, डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स से डिसाइड होता है। तो इसलिए राजनीति में हल्के लोगों को, छिछोरे लोगों को दरकिनार करना चाहिए और गंभीर लोगों की यह जिम्मेदारी है कि वो राजनीति में आकर के पुण्य की मात्रा को बढ़ावें। राजनीति पुण्यात्मा नहीं हो सकती है, लेकिन राजनीति में पुण्य की पर्याप्त मात्रा होना जरूरी है। दिनकर जी ने इस बात का उल्लेख किया।
आपने एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री जी को, थोड़ा सा बताइए सर, क्या लिखा था आपने, किस प्रकरण में चिट्ठी लिखी थी, लोग जानना चाहते हैं। देखिए, वह तो जनसंख्या पर मैंने एक कविता लिखी थी, वही कविता ही मैंने भेजी थी प्रधानमंत्री जी को कि भारत माता का पैगाम, 2 या 2 से कम संतान, जी जनसंख्या पर बड़ा विधान, कड़ा विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। जी ज्यादा बहस न ज्यादा ज्ञान, सीधा सीधा लो संज्ञान, जनसंख्या पर बड़ा विधान, कड़ा विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। जनसंख्या को लेकर। हाँ, मेरा ये था कि हम भारत की जनसंख्या, ऑप्टिमल जनसंख्या, अनुकूलतम जनसंख्या 50-60 करोड़ होनी चाहिए, जी और हम जो है 60 करोड़ का दुगने से ज्यादा, 2.5 गुना होने जा रहे हैं। जी तो सिर्फ पर्यावरण को, पौधों को बढ़ाने से ही ऑक्सीजन नहीं पर्याप्त होगा, जी बल्कि हर एक व्यक्ति अपने साथ जो है ऑक्सीजन की जरूरत, कपड़े की, तमाम तरह की जरूरतें लेकर के पैदा होता है, और उन सबसे प्रदूषण ही होता है। जी तो भारत माता के लिए लिखी थी, वही कविता ही मैंने भेजी थी प्रधानमंत्री जी को कि भारत माता का पैगाम, 2 या 2 से कम संतान, जी जनसंख्या पर बड़ा विधान, कड़ा विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। जी ज्यादा बहस न ज्यादा ज्ञान, सीधा सीधा लो संज्ञान, जनसंख्या पर बड़ा विधान, कड़ा विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। जनसंख्या को लेकर। हाँ, मेरा ये था कि हम भारत की जनसंख्या, ऑप्टिमल जनसंख्या, अनुकूलतम जनसंख्या 50-60 करोड़ होनी चाहिए, जी और हम जो है 60 करोड़ का दुगने से ज्यादा, 2.5 गुना होने जा रहे हैं। जी तो सिर्फ पर्यावरण को, पौधों को बढ़ाने से ही ऑक्सीजन नहीं पर्याप्त होगा, जी बल्कि हर एक व्यक्ति अपने साथ जो है ऑक्सीजन की जरूरत, कपड़े की, तमाम तरह की जरूरतें लेकर के पैदा होता है, और उन सबसे प्रदूषण ही होता है। जी तो भारत माता के लिए एक माकूल जनसंख्या होने, ऑप्टिमल पॉपुलेशन होनी चाहिए, इस बात को लेकर के मैंने। जी। सुल्तानपुर की एक चर्चित लेडी आईएएस से आपका पंगा हो गया था, ऐसा लोग कहते हैं, से इंदुमती जी, क्या प्रकरण था? उसके बाद से इंदुमती जी का ट्रांसफर भी हो गया था, सचिवालय अटैच कर दी गई। देखिए, प्रकरण तो आप लोग सब पत्रकार जगत में हैं, हमसे बेहतर जान रहे हैं, फौजी पत्रकार हैं आप लोग। जी थोड़ा सा सर बताओ। अब देखिए, अब कोरोना किट वगैरह को लेकर के जी प्रधानों से, मतलब कि जितना उनको पैसा देना था, जी 3 हजार, जी लेकिन प्रधानों को प्रेशराइज करके उनसे जो है इससे कई गुना ज़्यादा दाम उनको सचिव के माध्यम से, या जो सप्लायर था उसको पे भ्रष्टाचार। करने के लिए, हाँ भ्रष्टाचार का। हाँ, मुल्क को भ्रष्टाचार, और उसको 10,000 के। भाजपा में लोग कहते हैं कि विधायक का थानेदार नहीं सुनता, आप डीएम से भिड़ देते। देखिए, ऐसा है कि विधायक का प्रभाव पड़ा या पूर्व में आप ये प्रशासनिक? देखिए, है क्या कि हम इलेक्टेड भी हैं, सिलेक्टेड भी हैं, चयनित भी हैं, निर्वाचित भी हैं, जी और हम ऑफिसर एसोसिएशन के भी नेता रहे हैं, जी और हमको राजनीति से ज्यादा लोकनीति की चिंता रहती है, और अगले चुनाव से ज्यादा अगली पीढ़ी की चिंता रहती है। जी मैंने लिखा है कि राजनीति से अधिक हमें तो लोकनीति की चिंता है, और अगले चुनाव से अधिक हमें अगली पीढ़ी की चिंता है। जी तो जब हमको जहां राजनीति और लोकनीति में भेद दिखाई देता है, जी तो मैं वहां पर राजनीति छोड़ करके लोकनीति सीधे करता हूं, और फिर लोकनीति और अंतरात्मा की आवाज, प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्ति है, जी अंततो गत्वा, जहां कंफ्यूजन हो वहां पर आपका अंतःकरण ही सबसे बड़ा प्रामाणिक साथी है। जी तो उस आवाज पर फिर मैं उसको रोकता नहीं। यूथ आपके साथ बहुत जुड़ा है, और यूथ विश्वास रखता है काफिले में, प्रोटोकॉल में, और देवमणि जी बड़ा सादगी से चलते हैं, एक गनर एक गाड़ी। कितना राजनीति में भौकाल का जो है आप मानते हैं कि प्रभाव है? देखिए, मेरा यह मानना है कि अब युवक भी ये समझ रहा है कि भय, भवकाल और भद्दगी की राजनीति का समय बीत चुका है। अब लोग सज्जनता की, जी विकास की, ज्ञान की, विज्ञान की, गति की,
प्रगति की, ऊर्जा की राजनीति करना चाह रहे हैं, और मैं उसी रूप में अपने को प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। क्योंकि देखिए, राजनीति में भी ज़्यादातर फुल टाइम पॉलिटिशियन है। अगर कोई बिना ज्ञात संसाधनों के 4-5 गाड़ी लेकर के चल रहा है तो कहाँ से ले आ रहा है? आप तमाम लोगों को देखेंगे कि उनके कोई ज्ञात साधन नहीं है, न उनकी कोई फैक्ट्री है, न उनकी कोई बड़ी कमाई है। तो ऐसे में वो वहाँ खर्चा वो कहाँ से ले आते होंगे? फाइनली तो देश से या जनता से कहीं कहीं घूम करके वो इसी समाज का ही तो पैसा लगता है इसमें। तो इसलिए मैं अपने लिए मिनिमलिस्ट रहता हूँ। और ज़्यादा मैंने देखा कि वो मजा लेने के लिए वो कहीं भी टहले, भय भौकाल भदगी वाले के साथ रहे, लेकिन फाइनली वोट वे उसी को देते हैं जो गंभीर हो, उनकी चिंता करता हो और लोगों के का असली में शुभचिंतक हो। यूथ बड़ा चुनाव के बाद अपने को ठगा महसूस करता है। लोग उसका काफिले में इस्तेमाल करते हैं, बाद में चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं। क्योंकि काफिला काफी नहीं होता है, काफिला तो नाकाफी होता है। जी। आपका सर एक पत्र वायरल हुआ था। हाँ। कुछ ठाकुर विधायकों को लेकर, ठाकुर माफियाओं को लेकर आपने डाटा मांगा था सरकार से कि कितनी कार्रवाई हुई। इस कोई देखिए, ऐसा है कि उस वक्त किसी ने मेरा पैड मिसयूज किया था। जी। और मैंने उस तरह का कोई लेटर नहीं, मैंने बाद में मैंने तो FIR भी कराया हजरतगंज में। जी। और हो सकता है कि उसमें हमने कोई वो किया नहीं क्या है, लेकिन जरूर ऐसे लोगों पर कार्रवाई हुई होगी। क्योंकि लबुआ का प्रतिनिधित्व सीताराम जी कर रहे हैं, आपके पार्टी के विधायक। लबुआ में क्या चल रहा है? विकास का गतिमान है, विकास गतिमान की ओर है, कुछ विकास हो रहा है? आप क्षेत्र भ्रमण पर रहते हैं। नहीं, मैं तो क्षेत्र भ्रमण पर रहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपने आज हमारा इंटरव्यू लिया, इसी तरह से लबुआ के भी लोगों से कभी आते जाते मिल लीजिए और कभी कहिएगा। तो देवमणि जी के लिए सीताराम जी कैसे विधायक हैं? देखिए, मेरे लिए कोई विधायक नहीं मान्य रखता इस तरह का। मेरे लिए पार्टी की विचारधारा और पार्टी की विचारधारा के अनुरूप मेरा अपना कार्य करना, मैं उसके अनुरूप कितना प्रोएक्टिव हूँ, कितना एक्टिव हूँ, कितना रिस्पॉन्सिबल हूँ, कितना रिस्पॉन्सिव हूँ, इस चीज पर मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ कि मैं सेवा कितनी कर पा रहा है। और क्योंकि पार्टी की विचारधारा एक है और पार्टी इतनी बड़ी है, इसमें इतने अधिक बड़ी संख्या में लोग हैं, तो लोग उस पार्टी की विचारधारा को समझने में या उसको कार्यान्वित करने में अलग अलग हो सकते हैं। सबका एक डिग्री का फर्क हो सकता है। तो इसलिए किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं, इसमें विचारधारा की बात है। और अगर ये जानना है कि मेरा विचार तो यह है कि आप जनता का विचार लीजिए, जो जनता का विचार होगा वही मेरा विचार है। आजकल आप विपक्षी नेताओं के साथ देखे जाते हैं। अभी हाल की एक फोटो थी जिसमें अनिल पांडे जी और आप बैठे थे, बीच में संतोष पांडे जी खड़े थे। वो फोटो उनके भतीजे की शादी की थी। तो आप कितना मानते हैं कि विपक्षियों से वैचारिक मतभेद होना चाहिए लेकिन जुड़ाव होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि समाज नीति और राजनीति दो चीजें हैं। जी। समाज नीति और राजनीति, जैसे मैंने कहा कि लोक नीति और राजनीति, जी, तो ये सब एक ही जगह के हैं, एक ही जगह के पढ़े लिखे हैं। निमंत्रण में आना जाना, सुख दुख में, वह समाज नीति का हिस्सा है। जहां तक राजनीति की बात है, जो कुल मिलाकर देवमणि जी मानते हैं कि पार्टी अलग हो सकती है, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन आपसी तालमेल बना रहना चाहिए। हाँ, समाज, देखिए, तालमेल इज ऑलवेज बेटर देन घालमेल। ठीक ना? तो इसलिए वो कोई मतभेद नहीं। हम तो जैसे अटल जी हैं तो बड़े मन की बात करते हैं ना, कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं। तो दिल है बड़ा हमारा, हिंदुस्तान हमारा, और सारा जहां
हमारा परिवार सा हमारा, जी और चाहे मिला है कसकर और चाहे कसा किनारा, जी जो हो गया हमारा उससे कहाँ किनारा। जी तो जिसके साथ सामाजिकता है तो है, जी। जब राजनीति में आमने सामने होंगे तो आमने सामने हैं। इस वक्त सुल्तानपुर में बड़ा भूचाल मचा हुआ है। आपके ही पार्टी के विधायक हैं और इसौली के एक पूर्व निर्दलीय विधायक थे इनबत सिंह जी। हाँ। उनकी मूर्ति हटाने को लेकर वर्चस्व की एक लड़ाई चल रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? योगी जी को लेटर गया, आपके पार्टी के एक एमएलसी हैं देवेंद्र सिंह जी, वो विरोध करते हैं कि मूर्ति नहीं गिराना चाहिए। तो ये भद्र परिवार और जो विनोद सिंह के बीच तकरार चल रहा है, इसको देवमणि जी कैसे देख रहे हैं? देखिए ऐसा है कि इसौली का गौरव भी कहा जाता है इनबत सिंह को। दोनों लोगों में, दोनों परिवारों में पहले से, बहुत पहले से हमको लगता है 20 साल से किन्हीं किन्हीं बातों को लेकर के सामंजस्य की कमी रही है, बल्कि तनाव भी रहा है। जी और कई बार शांत भी रहता है, कई बार उथल पथल होती है। जी तो एक तो पारिवारिक उसकी बात है ही, दूसरी बात मूर्ति वगैरह हटाने की बात है। आप जानते होंगे पंडित हरिशंकर तिवारी जी की मूर्ति को भी लेकर के उसमें ये बाद में पता लगा कि वो सार्वजनिक स्थल पर मूर्ति लगी थी, जी तो उसको, उसका जो बेस वगैरह था उसको हटाया गया था। जी तो अब उस पर अलग अलग विचार लोगों को होते हैं कि भाई कोई इस तरह की पर्सनालिटी है तो उसका बनने देना चाहिए, और दूसरी तरफ ये है कि इस तरह से अगर सार्वजनिक स्थल पर मूर्ति बनती है तो कोई भी बनाने लगेगा। जी तो सरकार ने जो है उस पर भी एक नीतिगत निर्णय लिया था। इस मामले में भी भाजपा सरकार के रहते हुए जी जो नीतिगत, विधि विधान, संविधानगत जो निर्णय होगा वही होगा। जी तो इसलिए कोई उसमें ऐसी घबराने की बात नहीं है कुछ को लेकर के। और चूंकि शासन प्रशासन या सुशासन की स्थिति है भाजपा में, तो ये सब। सर, बिहार का चुनाव नजदीक आ रहा है। बिहार में आप सेवा भी दी हैं, कैसा देख रहे हैं? पार्टी के लिए आप प्रचार उचार के लिए गए, क्या माहौल है? देखिए पहले तो मैं 2 बार प्रचार करने से जा चुका हूँ वहाँ पर, जी और पार्टी के लिए जी बिहार में अच्छा माहौल है। जी। और ये लोग, आपके साथ एक सरकार बन जाएगी? जी आपकी विचारधारा? हाँ, हमारी सरकार बननी है जी और उसमें कोई संदेह नहीं। जी। और प्रशांत किशोर जी आ गए हैं, कह रहे हैं कि एकदम मामला बड़ा कांटेदार हो। तो प्रशांत किशोर जी की जो निगाह है, आप तो जान ही रहे हैं, जी आरजेडी के वोटों पर है। जी तो उनके जब कह रहे हैं कि कम पढ़ा लिखा, बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ज्ञान विज्ञान नहीं, तो इससे आपको आइडिया लगता होगा कि किसके लिए वो बोल रहे हैं। तो इसलिए तो मतलब प्रशांत किशोर जी के साथ आप सामंजस्य बैठा लिए? नहीं, हमने मतलब कि वो जो कर रहे हैं वो हमको सूट कर रहे हैं। अच्छा, सूट कर रहा है। भाई वो आरजेडी को तोड़ रहे हैं, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, उसका फायदा आपको मिलेगा? हाँ उसका पार्टी को फायदा मिले। देखिए हर जगह भाजपा को अपने पुरुषार्थ का भी फायदा मिलता है और विपक्षियों के जूतम पैजार का भी, अपने विचार का और विपक्षियों के जूतम पैजार का, दोनों का फायदा हमको मिलता है। तो हम तो ये कहते हैं कि जब लोग पूछते हैं कि अमित शाह जी कैसे कहते हैं कि 40-50 साल भाजपा राज करेगी, तो उसके 2 ही कारण हैं कि एक तो माननीय अमित शाह जी को अपने पार्टी पर, अपने पुरुषार्थ पर, अपने कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ पर भरोसा है, अपने नेतृत्व पर भरोसा है। और दूसरा यह भी है कि उनको ये जो विपक्ष के लोग हैं, चाहे राहुल जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे तेजस्वी जी हैं, ये लोग भी जो कर रहे हैं उस पर भी उनको भरोसा है। वो भी हमारे लिए एक तरह से काम ही कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आपकी मजबूती भी आपकी मजबूती है और आपके विपक्ष की कमजोरी भी आपकी मजबूती है। तो दोनों चीजें हैं हमारे साथ। 27 में भी कड़ा मुकाबला होने वाला। अखिलेश जी चिल्ला रहे हैं कि इस बार सरकार बदल दी जाएगी। पंचायत चुनाव आ रहा है, इसके बाद आपका चुनाव है, क्या देख रहे हैं? देखिए ऐसा है कि इस पर मैं एक ही बात कहूंगा
कि हमसे रोज कोई न कोई कहता है कि साहब लम्बुआ में आपकी पोजीशन ऐसी है कि अगर अखिलेश यादव आ जाएं तो भी वो आपसे हार जाएंगे। तो जब लम्बुआ की स्थिति ये है तो ऐसी बहुत सारे हो सी कॉन्स्टिट्यूंसी से स्थिति होगी कि मतलब कि उनका मुखिया ही हार सकता है। तो आगे फिर क्या है? 27 के लिए बात हो गई, देवमणि जी लड़े पक्का है लम्बुआ? नहीं लड़ने ये देखिए, ये जनता है, जनता तो जो अपने मन में पक्का किए रहते हैं ना, उसको कोई डिगाता थोड़ी है। मैं कह रहा हूँ तो मैं जनता के उद्गार की बात कर रहा हूँ। कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये पार्टी बात करेगी, लेकिन ये आप, इसीलिए मैंने कहा कि आप लम्बुआ में आते जाते कभी जो है जनता जनार्दन से मुखातिब होइएगा। चाहे अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमारी तरफ से, क्योंकि हम अगर वहाँ स्पॉन्सर कर देंगे तो सब आप जान जाएंगे कि किस मंशा से आए हैं। मोदी जी का जन्मदिन मनाया गया, 75 वर्ष के हो गए हैं, बस 29 में चेहरा नया होगा, क्योंकि पार्टी ने कहा था कि जी सेवानिवृत्त हो जाएंगे 75 में, तो मोदी जी अब कंप्लीट हो गए हैं। एक सेइंग है कि 60 इज न्यू 40, यानी आज का आदमी 60 की उम्र में 40 दिखता है। मैं कहता हूँ 75 इज न्यू 60। और मैंने पोस्ट ही डाला है कि माननीय मोदी जी जो है 75 की उम्र में 50 की ऊर्जा लिए हुए, 75 की उम्र में 50 की ऊर्जा वाले, सनातन संस्कृति के रखवाले, इस तरह की कविता ही है मेरी। तो जिसमें 75 की उम्र में 50 की ऊर्जा है, जैसे मैं खुद ही, लोग हमको कहते हैं कि 60 की उम्र में आपके अंदर 40 की ऊर्जा है। यह भी एक चीज होती है। और केरल में जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बनाया गया था वो भी रेलवे के ऑफिसर थे, हमारे बॉस रह चुके थे। तो मेट्रो मैन श्रीधरन जी को, उनको 90 ईयर्स की एज में, 89 ईयर की एज में जो है उनको जो है अपना कैंडिडेट बनाया था पार्टी में। तो इट्स ऑल फिटनेस, और जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं और सब हैं। और यहाँ पर तो जैसे जैसे सरकारी में 60 साल की सेवा होती है, लेकिन 60 साल के बाद भी कितने आपके ब्यूरोक्रेट 65 साल तक 70 साल, कुल मिला के माना जाए कि 29 का चेहरा भी माननीय प्रधानमंत्री जी रहेंगे। अब देखिए ये तो पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी 75 की उम्र में वह 50 की ऊर्जा उनमें है जी। सुल्तान, अब आप लोग तो विद्वान हैं, मैं जो बात कह रहा हूँ इसका जो है आप प्राइमरी मीनिंग, सेकेंडरी मीनिंग, टर्शियरी मीनिंग, यानी अभिधा लक्षणा व्यंजना का जो अर्थ होता है वो आप निकाल सकते हैं। 2 सवाल रहेंगे सर, वो एक मेरा रैपिड राउंड है। उसमें आपको सिर्फ एक जवाब देना होगा। विपक्ष का सबसे अच्छा नेता कौन आपको लगता है? राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी? अच्छा तो कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी में आपको सबसे अच्छा नेता कौन लगता है? अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी? और किसके कार्य करने की क्षमता आपको प्रभावित करती है? हमको लगता है कि ये दोनों दो हैं। That is the unique thing. मूवी देखते हैं देवमणि? मूवी हम बहुत कम देखते हैं, लेकिन जैसे बंगाल फाइल्स है, ये सब मूवी। देवमणि जी का फेवरेट हीरो हीरोइन कुछ बताएंगे आप? मूवी में रुचि नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत तो आप। वो लोग हमारे लिए कलाकार, वो हीरो हीरोइन नहीं। अच्छा, मैं उनको नेता नहीं मानता। साहित्यिक रुचि रही, नायक नहीं, महानायक नहीं मानता हूँ उनको। मैं मानता हूँ कलाकार, उत्कृष्ट कलाकार। साहित्यिक रुचि रही है, ये रुचि बचपन से थी या नेता बनने के बाद? नहीं, बचपन से, चूंकि मैं बताया जी मैं इंग्लिश लिटरेचर और संस्कृत लिटरेचर का विद्यार्थी रहा, और हिंदी तो मान लीजिए हमारी मातृभाषा ही है। और मैं कहता हूँ कि संस्कृत पटरानी है, हिंदी बहुरानी है वो, और अंग्रेजी नौकरानी है, उर्दू जाफरानी है। तो साहित्य तो सुल्तानपुर समेत लम्बुआ की जनता के नाम हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश है? देखिए, कविता के माध्यम से अगर रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सुल्तानपुर के हैं हम, और सुल्तानपुर हमारा नंबर खुला रहेगा हरदम, यही हमारा।
सुल्तानपुर की सेवा, मैं तो सुल्तानपुर की ही सेवा करने आया जी हूँ। और सुल्तानपुर की सेवा करने में चाहे मैं पद पर हूँ चाहे पद पर न हूँ, मेरे मन में सुल्तानपुर के लिए मदद का भाव रहे, सेवा का भाव रहे, कभी मद का भाव या सत्ता का भाव नहीं आवे, यही मेरी ईश्वर से कामना। और मैं हमेशा जो भी राजनीति करूं, चाहे मैं प्रादेशिक राजनीति करूं, चाहे राष्ट्रीय राजनीति करूं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करूं, लेकिन मेरे मन मस्तिष्क में सुल्तानपुर ही केंद्र में रहे, कोर ऑफ हार्ट में लभुआ सुल्तानपुर ही रहे। सुल्तानपुर मेरे लिए तीर्थ की तरह है। कहीं और भेज दी सरकार चुनाव लड़ने के लिए पार्टी? वह पार्टी की इच्छा है, लेकिन आपकी दिली इच्छा? वो दिली इच्छा वही रहे। लभुआ, हाँ, वो तो पार्टी की स्ट्रेटेजिक मांग हो सकती है, वह रणनीतिक इच्छा हो सकती है। मेरी सुल्तानपुर का नाम बदलना आप चाहते हैं? जी, पार्टी पर आरोप लगता है कि नाम ही बदलते हैं भाजपा वाले। नहीं देखिए, मान लीजिए किसी ने अपने बच्चे के नाम विभीषण रख दिया तो उसको बदल लेना चाहिए, किसी ने अपने बच्चे के नाम तैमूर रख दिया है तो उसको समझ में आवे तो बदल लेना सुल्तानपुर का चाहिए। कब बदलना? देखिए, उसके लिए मैंने भरसक कोशिश और भगीरथ प्रयास किया है, और जब समय आ जाएगा तो बदल जाएगा। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद थे लभुआ के पूर्व विधायक देवमणि द्विवेदी जी। अगले पॉडकास्ट में हम और नेताओं से आपको मिलाएंगे, तब तक के लिए ये धन्यवाद। आप देखते रहिए द बतकही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।